वेलकम बैक। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे हीट। और उसमें ना हम लोग कुछ कुछ चीजें पढ़े थे। जैसे कि हमने सीखा था एमिसिव पावर क्या था, 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड में जो एनर्जी देगा, एमिसिव पावर। फिर हमने सीखा था स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड में एक वेवलेंथ की, ठीक है, रेंज में जो एनर्जी देगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। लेमडा -1/2 लेमडा +1/2। फिर हमने सीखा था एब्जॉर्प्टिव पावर। फिर हमने सीखा था कि कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। फिर हमने सीखा था स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी फॉर ए गिवन वेवलेंथ एब्जॉर्ब होता है। फिर हमने देखा था ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टीज, कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है, हर तरह के रेडिएशन को एमिट कर सकती है। फिर हमने सीखा था कि ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक होता है अगर रिफ्लेक्शन की वजह से, लेकिन अगर एमिशन होता है तो ब्लैक कलर का जो बॉडी होता है उसका कलर, जो ब्लैक कलर का जो बॉडी होता है उसका कलर फिर एमिशन की वजह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी बातें हम लोग आज करने जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखे थे कि जो ब्लैक बॉडी होती है उसके हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। फिर हमने देखा था किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ ने ये बोला था कि जो अच्छा एमीटर होता है वो अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है, क्लियर। फिर हमने आगे देखा था अ, हमने किरचॉफ लॉ का प्रूफ भी देखा था, ठीक है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। उस न्यू टॉपिक की कैटेगरी में हमारे पास क्या क्या आएगा? पहला हम पढ़ेंगे आज टॉपिक टू स्टडी, पहला हम पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन ई लैम्डा एंड वेवलेंथ, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा ये है। फिर दूसरा इसमें आएगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और तीसरा इसमें आएगा स्टीफेंस लॉ, ठीक है। तो तीन टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा आता है ग्राफ बिटवीन ई लैम्डा एंड लैम्डा, ठीक है। व्हाट इज ई लैम्डा हियर? इट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। एंड व्हाट इज लैम्डा हियर? वेवलेंथ। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मतलब 1 मीटर स्क्वायर इन 1 सेकेंड जो एनर्जी एमिट करता है, ठीक है, इन यूनिट वेवलेंथ रेंज, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ठीक है। जब इसके ग्राफ प्लॉट करने की बारी आएगी तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसके लिए हमने उस एक्सपेरिमेंट के को देख देख के हमने ग्राफ ड्रॉ किया, किसके बीच में? ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में। एक्सपेरिमेंट क्या था? देखो, ये तुम लोग देखे भी होगे। मान लो रॉड है, उसको हमने गर्म किया, ठीक है। गर्म करते ना, गर्म करे 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 तुम पहले दिखेगा रेड हॉट, ठीक है। और गर्म किया, दिखेगा ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद हमने और गर्म किया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसमें आ जाएगा येलोइश कलर। हालांकि तुम पता प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब कलर नहीं देखते हो, तुम रेड हॉट ही देखते हो। कि ये कलर देखने के लिए हमको इसको और बहुत ज्यादा गर्म करना है, जो कि हम नॉर्मली नहीं देखते, ठीक है। अब देखो, ये मान लो रेड हॉट था टेम्परेचर T1 पे, तो T1 पे हमको रेड हॉट क्यों दिखता है? ये इसलिए दिखता है क्योंकि उस समय इसमें से जो रेडिएशन निकल रहे होंगे, ठीक है, उसमें जो मैक्सिमम वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन होते हैं वो रेड के होते हैं, ठीक है। ये मैंने बोला भी था, रेडिएशन को हम लोग किससे इंडिकेट करते थे? वेव्स को बाय द हेल्प ऑफ फोटॉन्स। मतलब सोचो ना, अगर यहाँ पे T1 टेम्परेचर पे अगर यहाँ से बॉल जैसे स्ट्रक्चर निकले जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं, तो इसमें से अगर 80% जो होंगे वो रेड के होते हैं, ठीक है। बाकी जो 20% होंगे उसपे थोड़ा सा ऑरेंज होता है, थोड़ा येलो होगा, थोड़ा वायलेट होगा, लेकिन 80% कौन से होते हैं वेवलेंथ इसमें? रेड के होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि 80% अगर रेड के हैं, तो जो पावर जो एमिट हो रही है, जो रेडिएशन जो एमिट हो रही है, उसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? रेड के लिए होगा।
ई लैम्डा सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? फॉर रेड होगा ना, और बाकी के लिए 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड एनर्जी में, ठीक है, कौन सा वेवलेंथ के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट हो रही है यहाँ पे? रेड के लिए। बाकी के लिए क्या होता है, जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होता है ना वो कम होगा, और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। मैं ग्राफ को सिंपल अगर बना दूं तो ऐसा कुछ जाएगा। ये हमारा हो गया टेम्परेचर T1, ये हमारा लैम्डा हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको और गर्म किया। अब हमने क्या देखा, अब ये रॉड हो जाती है ऑरेंज कलर की। ऑरेंज कलर की क्यों होगी? क्योंकि अब इसमें से क्या होगा, जो फोटोन्स निकलेंगे ना, उसमें हम देखेंगे कि उसमें 80% फोटोन जो होंगे वो किसके हो जाते हैं? ऑरेंज वेवलेंथ के हो जाते हैं। तो ये ऑरेंज फोटोन्स हमको दिखेंगे। मतलब अब क्या हो गया, अब 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड में जो एनर्जी जो एमिट हो रही है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कौन सी वेवलेंथ के लिए हो रही है? तो आंसर है दैट इज फॉर ऑरेंज, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज मैक्सिमम फॉर ऑरेंज, ठीक है। ये ग्राफ हमने देखा तो ऐसा चला जाएगा। हमने इसको और ज्यादा हीट किया तो हमको दिखता है येलो, ठीक है। हम देखो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होता है ऑरेंज का, ठीक है। तो मैंने देखो लेमडा 2 किधर दिखाया, पीछे दिखाया, क्योंकि अभी जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो छोटी वेवलेंथ के लिए और ज्यादा हो गई है। अब हमने क्या देखा कि अगर हमने और ज्यादा इसको गर्म किया, ठीक है, अब ये देखते हैं कि लेमडा 3 जो है ना, येलो के लिए आता है। 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड में सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी के लिए होता है, ठीक है, वो होता है फॉर येलो, ठीक है। तो देख सकते हो किस तरह से ये जो मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो जो एमिट होती है, दैट शिफ्ट टूवर्ड्स स्मॉलर वेवलेंथ। मतलब अब थर्ड केस में अगर हम देखते हैं T3 में, तो 80% फोटोन किसके लिए हो जाएंगे? येलो के लिए हो जाएंगे। तो हमको ये रॉड येलो कलर की दिखती है, ठीक है? So this is the graph between the E lambda and the lambda. ठीक है? आई होप सबको समझ में आ गया। अब इस ग्राफ से हम लोग ये ग्राफ एग्जाम में अगर ड्रॉ करने के लिए आता तो तुम ग्राफ कैसे ड्रॉ करके आ जाओगे? अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम हमसे पूछा जाएगा सेकेंड चीज, जो कि होगी व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सेकेंड पॉइंट क्या देखो तो, व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे वो वेवलेंथ जिसमें कि हमको सबसे ज्यादा एमिशन मिलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, फोटोन्स मिलते हैं जो बोलो, अ, वो वेवलेंथ कम होती चली जाती है ना। T1 पे हमको सबसे ज्यादा एमिशन मिलता था रेड के लिए, T2 मिलता हमको ऑरेंज के लिए, ठीक है। ये याद है सबको ऐसा करके, ये तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग वेवलेंथ का। सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे रेड के लिए, ठीक है, सॉरी ये, हाँ, ठीक है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ होता था ये। सबसे ज्यादा होता है रेड के लिए, उससे कम होता है ऑरेंज के लिए, ऐसे करके वेवलेंथ जो होती है ना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चलते हैं, तो जिस वेवलेंथ के लिए हमको सबसे ज्यादा एमिशन मिलता है, वो वेवलेंथ जो होती है कम होती चली जाती है। सबसे कम टेम्परेचर के लिए रेड के लिए, उससे कम बड़ा ऑरेंज, उससे बड़ा येलो, ऐसे करके चेंज होता है। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो शिफ्ट हो रहा है लेमडा, हाई टेम्परेचर पे किधर शिफ्ट हो रहा है? इधर शिफ्ट हो रहा है, लेमडा कम हो रहा है। यही चीज वीन्स ने बोली थी, और वीन्स ने इसी चीज को ऐसा लिखा था कि एज, ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है, द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी राइजेस
ये ब्लैक बॉडी के लिए ग्राफ है ऑफ ब्लैक बॉडी rises, the maximum energy emitted radiation shifts towards shorter wavelength. ठीक है, जो मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो किधर शिफ्ट करती है, टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक, हम यहाँ से ये भी देख के बोल सकते हैं कि अगर हमने ध्यान से देखा इसको तो हम ऐसा देखेंगे कि यहाँ का अगर हमने लेमडा 1 इंटू T1 किया, लेमडा 1 इंटू T1, यहाँ पे अगर हमने लेमडा 2 इंटू T2 किया, ठीक है, यहाँ लेमडा 3 इंटू T3 किया, सबकी वैल्यू कैसी आएगी, बराबर आएगी। लेमडा इंटू टी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों, लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ एट विच वी गेट द मैक्सिमम एमिसिव पावर। ठीक है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बोले, एमिसिव पावर बोले। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब इसी चीज को आगे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, या कांस्टेंट को लिखते हैं हम लोग स्मॉल बी, तो लैम्डा हो जाएगा बी बाई टी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। बी को क्या बोलते हैं हम लोग, वीन्स कांस्टेंट। और ये जो बी की वैल्यू होती है ना, ये होती है 2.98 2.898 10⁻³ मीटर केल्विन। मीटर इसका लैम्डा का हो जाएगा, केल्विन इसका हो जाएगा। ठीक है? अब देखो ये जो है ना, ये जो आपने पूरा डेटा लिखा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये डेटा से ये समझ, एक्चुअली डेटा से हमको मिलता क्या है, ये पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस है एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में। मान लो जैसे कोई स्टार है, सन है, तो वहां पे टेम्परेचर कैसे नापोगे, तुम थोड़ी कोई थर्मोमीटर लेके जाओगे स्टार पे, जाके थर्मोमीटर तुम घुसेड़ोगे स्टार सन के अंदर, स्टार के अंदर, और देखोगे कि मर्क्यूरी लेवल कितना राइज कर रहा है। तो वहां के टेम्परेचर को राइज करने के लिए हम क्या इसी फॉर्मूले का, इसी टेक्निक का यूज करते हैं। बी जो कांस्टेंट है, ठीक है, सन से लाइट आती है अर्थ के ऊपर, ठीक है, हम ये देखते हैं कि भाई वहां पर सबसे ज्यादा उस स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सा वेवलेंथ है ना। सबसे ज्यादा जैसे कि मान लो हमको सन कभी येलो कलर का दिखता है, ठीक है, तो हम येलो कलर का दिखता है, तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट वहां पे कौन सा कलर है, येलो कलर है। तो हमें येलो का वेवलेंथ पता होता है। ठीक है, येलो का वेवलेंथ पता होगा तो वहां से बी हमको पता रहेगा, उससे हम टी निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कोई स्टार जो है ब्लू कलर का, ठीक है, तो ब्लू कलर का हमको वो स्टार ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो उसपे से जो भी जितनी भी फोटोन्स आ रहे होंगे, उसपे से 80% फोटोन जो होंगे वो ब्लू कलर के होंगे। एक्यूरेटली हम निकाल सकते, निकालने का टेक्निक होगा वो, कि उसपे कौन सा कलर है, ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर का, तो हमने बोला कि वहां पे मैक्सिमम किस पे हो रहा है, वो ब्लू कलर पे हो रहा है। हमको बी की वैल्यू पता होगी, हम स्टार का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पता है एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे कि हम लोग स्टार के, सन के टेम्परेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आकर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका हम लोगों ने सीखा था कि याद करो एमिशन, ई, एमिशन का सिंबल ई होता है, नहीं तो स्मॉल ई होता। ठीक है, इसका टोटल एमिशन का फॉर्मूला था ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी। ई लैम्डा क्या था, यूनिट वेवलेंथ में। ठीक है, तो अगर मान लो यूनिट वेवलेंथ में है, ये अगर ऐसा है, ठीक है, तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर तो अलग अलग वेवलेंथ में हमने क्या किया, आ, ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसे मिल जाएगा, टोटल एमिशन मिल जाएगा। ठीक है,
total emission from one starting point to the other starting point to the other ending point. This is the total emission. अगर हमने यहाँ से देखो ध्यान से, अगर ई लैम्डा और लैम्डा का अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये जो हमको जो यहाँ पे स्मॉल ई की बजाय कैपिटल ई भी लिख सकते हो, ठीक है। कभी बुक्स में ना स्मॉल ई लिखा होता है, कुछ बुक्स पे कैपिटल ई लिखा होता है। तो ये अगर हमने निकाला तो ये हमें क्या देगा, डिस्क गिव्स द एमिशन। और ये ग्राफ पे एमिशन कैसे निकाला जाएगा, अगर ये हमारा इंटीग्रेशन से हो गया, और ग्राफ से अगर हम देखें तो जो एरिया हमको देगा ना इस ग्राफ का, वो हमें क्या देगा, टोटल एमिशन देगा फ्रॉम ग्राफ total emission, total emitted energy किसके लिए होता है, per unit area per unit time। टोटल एमिटेड एनर्जी के बदले में टोटल एमिशन ही लिख देता हूँ। एमिशन मतलब ही समझ में आ रहा है कि भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम फ्रॉम ग्राफ टोटल एमिशन इज obtained by एरिया ऑफ ग्राफ। ये कोई नई चीज तुम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। याद करो तुम लोगों ने पढ़ा था ना फोर्स एफ डॉट डी एस, ठीक है। हम यहाँ पे ड्रॉ करते थे ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का, तो हम यहाँ से क्या करते थे, एरिया हमको मिलता था, तो एरिया हम निकालते तो हमें क्या देता था, वर्क देता था। ये वाले जैसे एफ और एस का हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो एरिया हमें क्या दे देगा, वर्क दे देगा, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे अगर हमने ई लैम्डा है और डी लैम्डा है, ठीक है, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो जो एरिया जो हमको देगा ना यहाँ पे, ठीक है, वो हमें क्या दे देगा, वो हमको दे देगा ये ई दे देगा, जो इसका रिजल्ट आएगा। जैसे इसका रिजल्ट क्या होता है, डब्ल्यू होता है ना, तो एरिया हमें क्या देगा, वर्क देगा। यहाँ पे इसका रिजल्ट हमें क्या देगा, एमिशन देगा, कि टोटल एनर्जी कितना एमिटेड होगा बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो एमिशन और स्पेक्ट्रल एमिशन में तो फर्क समझ में आना चाहिए। मैंने बोला भी था कि एमिशन मतलब टोटल एनर्जी एमिटेड इन 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकेंड। स्पेक्ट्रल हो जाता है एक वेवलेंथ की रेंज में कितना एनर्जी एमिट होता है, ठीक है। तो अब यहां से हमने क्या देखा कि हियर ये जो एरिया होता है ना, ठीक है, ये हमें क्या देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कि पूरा एरिया, ठीक है, ये ऐसे चलता चला जाता है, ठीक है, दूर तक की। टोटल एरिया हमें क्या देगा, टोटल एमिशन देगा। इट इज सीन that area of graph is proportional to fourth power of temperature। ठीक है, क्या देखा गया कि जो एरिया जो होता है ना, जैसे मान लो ऐसे गया, ठीक है, अब कितना एरिया इसका और एक्स एक्सिस का कवर होगा, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एरिया जो होता है उसका फोर्थ पावर में बढ़ता चला जाता है। जैसे देखो ये अगर मैंने देखा ना एरिया, मान लो टेम्परेचर का मान लो ये 2 है, ठीक है, इसको मैंने कर दिया 4, तो यहाँ से एरिया अगर मैं देखूंगा ना तो डबल हो जाएगा। तो जो सेकंड ग्राफ जो कवर करेगा एरिया एरिया वो 2 to 4 टाइम ज्यादा करेगा। अगर हमने इसको कर दिया 6, ठीक है, तो जितने टाइम्स भी टेम्परेचर बढ़ेगा ना उसके पावर 4 कर दो, उतने टाइम क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा देखा गया। अब सीधी सी बात है, एरिया बढ़ता है मतलब एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, एमिशन को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको साफ सुथरी लैंग्वेज में ऐसा लिखा, तो मैं लिख रहा टॉपिक एकदम ध्यान से लिखना है इसको, स्टीफेंस लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ एमिशन बाय अ ब्लैक बॉडी, एक कोई भी बॉडी लो सबकी होता है, बाय बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ ए टेम्परेचर, ठीक है।
एमिशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो टेम्परेचर 2 गुना बढ़ेगा, एमिशन 2:4 टाइम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, एमिशन 3:4 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब ये कहाँ से हम इसको वेरीफाई भी कहाँ से कर सकते हैं? एरिया से वेरीफाई कर सकते हैं। एक हमने गर्म बॉडी ले लिया, ठीक है, दूसरा गर्म बॉडी ले लिया, वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम पेन और पेपर से करें तो एरिया से वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना? और ये जो है ना, तुम कुछ नई चीज़ नहीं है, जो तुमने पढ़ के रखा था ना, Q इक्वल्स टू EA T⁴। ये था ना, E से एमिशन था, A से EAT, E था एमिशन, A था एरिया, T था टाइम। इसी Q को हम क्या ले सकते हैं? ये जो बोला गया ना स्टीफेंस लॉ से, जो एमिशन होता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। E को लिखा जाता था सिग्मा T⁴, ठीक है? यहाँ पे ये क्या हो जाता है? स्टीफेंस कांस्टेंट हो जाता है। तो तुमको थोड़ा-सा तुमने पोस्टमार्टम कर दिया एमिशन का, कि एमिशन किस पे डिपेंड करता है, तो एमिशन डिपेंड करता है टेम्परेचर के फोर्थ पावर पे। तो फॉर ए ब्लैक, ये किसके लिए था? फॉर ए ब्लैक बॉडी, दूसरे कलर की बॉडी के लिए हम लोग आएँगे क्या है? Q इक्वल्स टू E, E के बदले में क्या लिखूँगा? सिग्मा T⁴ इंटू A इंटू T, ठीक है? तो दिस इज़ थोड़ा-सा फॉर्मूले को हमने एडवांस कर दिया। कैसे जैसे तुमने पढ़ा था V इक्वल्स टू IR, तो हम लिखते थे V इक्वल्स टू R को हम थोड़ा पोस्टमार्टम में लिखते थे, नहीं R तो हो जाता है रो L बाय A, ठीक है? इन द सेम वे कोई बॉडी के लिए अगर हमने लिखा ब्लैक बॉडी के लिए EAT, E था एमिशन, उस एमिशन पे हमने और थोड़ी खोजबीन की तो हमको पता चला कि एमिशन को हम लिख सकते हैं सिग्मा T⁴, बाकी वैसा का वैसा रह जाएगा। यहाँ पर ये क्या कहलाता है? स्टीफेंस कांस्टेंट कहलाता है। और इस स्टीफेंस कांस्टेंट की अपनी एक वैल्यू होती है, जो कि मैं लिख देता हूँ 5.67 इंटू 10⁻⁸, ठीक है? अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसका हो जाएगा, याद करो, ई ये क्या था? क्यू बाय टी था वॉट, क्यू बाय टी था वॉट बाय मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ई, ठीक है? और ये ई को मैं क्या ले सकता हूँ? सिग्मा Kelvin⁴। तो ये क्या हो जाएगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर Kelvin⁻⁴। ठीक है? दिस इज द वैल्यू फॉर द सिग्मा। तो ये बात सबको क्लियर हो गई? अलग अलग सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। जैसे कि अगर हमसे एक सम पूछ लिया जाए कभी ऐसा कि बताओ पावर, कि मान लो कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा हो, जहाँ पे हमको दो ग्राफ दिए जाए, एक λ1 है, एक λ2 है। इसके लिए टेम्परेचर हमको बोला गया T1 है, इसके लिए टेम्परेचर बोला गया T2 है। ये ई लैम्डा, ठीक है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो पूछा गया कि बताओ यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा T1 बड़ा कि T2 बड़ा? तो ऑब्वियस ही बात है कि हमको पता है लेमडा इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे लेमडा छोटा आ रहा है ना, ठीक है? T1 कैसा, लेमडा छोटा होगा तो टी कैसा होगा? बड़ा होगा। लेमडा इज इनवर्स या टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। यहाँ टी कैसा, यहाँ पे लेमडा कैसा देख रहे हैं हम लोग? छोटा देख रहे हैं, तो टी कैसा होगा? यहाँ पे बड़ा होगा। तो T1 इज ग्रेटर देन T2, सिंपल। और तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, पावर एमिटेड, तो Q इक्वल्स टू EAT हो जाता है। ये पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, दैट इज एनर्जी बाय टाइम। तो Q बाय T क्या हो जाएगा? EA हो जाएगा।
कि ई मतलब क्या हो गया, सिग्मा टी रेज टू 4 इंटू ए, ठीक है। तो दिस इज क्यू बाई टी हो जाता, पावर हो जाता ना, दिस इज इक्वल टू पावर। कभी तुमको अगर पावर निकालने बोल देगा कि पावर कितना एमिट होगा, तो उसको निकालने में कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। हम उसको सीधे लिख सकते हैं, ई इंटू ए लिख सकते हैं, दैट इज द पावर एमिटेड। और ये जो होता है ना, जैसे क्यू बाय ए बाय टी, ये क्या रहता है, एमिसिविटी हो जाता है, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यही डेफिनेशन किसके लिए भी होती है, इंटेंसिटी के लिए भी होती है। तो कभी अगर इंटेंसिटी पूछ लेना, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, तो ये जो क्या कहते हैं, एमिसिविटी जो होती है ना, ठीक है, वही इंटेंसिटी भी हो जाती है। या एमिसिव पावर जो होता है ना, एमिसिविटी नहीं बोलेंगे, सॉरी, जो एमिसिव पावर होता है ना, ठीक है, वही इंटेंसिटी भी हो जाती है। और जो पावर होता है, उसमें हमको एमिसिव पावर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो P इक्वल्स टू ई है, दिख रहा है यहाँ से, समझ में आ रही बात, ठीक ठीक है। पावर तो एमिसिव पावर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, और इंटेंसिटी अगर बोल देना, तो इंटेंसिटी और एमिसिव पावर की डेफिनेशन एक ही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, अम, हमें ना अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमको हो सकता है एग्जाम में पावर दे दे, ठीक है, कि किसी इतना पावर एमिट होता है, ठीक है, तो हमको एरिया दे दे, तो पूछ लेगा कि बताओ, एरिया हमको गिवन होगा, हमको पावर गिवन होगा, वो तो टेम्परेचर क्या होगा ब्लैक बॉडी का, भाई जो भी हमको हमको पता है, पावर का फॉर्मूला ई इंटू ई ए होता है, ठीक है। पावर हो जाएगा ई ए, ठीक है। तो पावर हमको पता है, ई हमको पता होगा सिग्मा टी रेज टू 4, एरिया हमको पता होगा। सिग्मा की वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, तो पता चल जाएगा। पावर पता रहेगा तो हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। अगर हमसे ऐसा पूछ ले उसमें कि बताओ इतना पावर एमिट होता है, ठीक है, तो बताओ वेवलेंथ क्या एमिट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वहां पे, हम पहले तो यहाँ से टेम्परेचर निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से। फिर हमको पता है लेमडा इंटू टी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि बी के इक्वल होता है। तो लेमडा अगर हमको निकालने के लिए बोला जाए, लेमडा हमारा बी बाई टी हो जाएगा। तो हमको टेम्परेचर पता रहेगा, यहाँ से वो यहाँ पुट कर देंगे, बी की वैल्यू पता होगी, निकाल सकते हैं। तो कितनी कितनी बार सवाल ऐसा आता है कि स्टीफेंस लॉ और क्या कहते हैं, व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके वहां पे सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो वो हमको करने के लिए अच्छे से आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक टर्म होता है जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं एमिसिविटी। एमिसिव पावर और एमिसिविटी अलग अलग होती है, ठीक है, याद रखना। देखो, याद रखना है कि मान लो दुनिया में कोई भी, अगर हमने दो बॉडी ले ली, ठीक है, एक ब्लैक बॉडी है और दूसरी कोई भी कलर की बॉडी हो सकती है, येलो ऑरेंज कुछ भी ले लो, दोनों का मटेरियल मटेरियल सेम है, ठीक है, टेम्परेचर सेम है। तो सबसे ज्यादा अगर हमने सारे कलर की अलग अलग बॉडी ली ना, तो सबसे ज्यादा एमिशन जो होता है ना, ठीक है, वो किसके लिए होता है, वो होता है दैट इज फॉर द ब्लैक बॉडी। सबसे ज्यादा किसके लिए एमिशन होता है, ब्लैक बॉडी के लिए होता है। और दूसरे बॉडी के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे एक टर्म, जैसे मान लो ब्लैक बॉडी के लिए होता है 100 जूल, ठीक है, एमिशन, जो एमिसिव पावर कितनी ब्लैक बॉडी के लिए 100 जूल है, 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी फेंक रहा है। हमने दूसरे बॉडी का येलो का देखा, तो इसका आता, हमने बोला कि इसका 0.8 इंटू 100, मतलब इसका ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में इसका 80% है। दूसरे का हमने बोला 0.7 उसका एमिसिविटी है, मतलब जो दूसरा बॉडी होगा ना, वो एमिट करेगा 0.7 इंटू 100, दैट इज 70 जूल करेगा। तो ये एमिसिविटी एक टर्म होती है, ठीक है। एमिसिविटी क्या होती है, एक टर्म होती है, जो कि एक फ्रैक्शन होता है, जो कि हमको ये बताता है कि जो दूसरा बॉडी जो एमिट करेगा, ठीक है, वो ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में उसका ई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कितना परसेंटेज होगा वो, ठीक है, सिंपल। तो ई की वैल्यू क्या हो जाती है, ई की जो वैल्यू होती है, वो 0 से और 1 के बीच में लाया करेगी।
और E1 किसके लिए हो जाती है? फॉर ब्लैक बॉडी, और बाकी सब बॉडीज के लिए जो ई की वैल्यू होती है 1 से छोटी होती है। जितना कोई जितने जिसकी बड़ी ई होगी 0.9 है, मतलब वो ज्यादा करेगा इन कंपैरिजन टू 0.8। ओके, so this is what we called as emissivity। आई होप क्लियर हो गया एवरीवन को। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाएगा ना कि व्हाट इज द टोटल एमिशन, टोटल एमिसिव पावर, या ऐसा पूछा जाएगा नेट पावर रेडिएटेड, एक लास्ट टॉपिक है ये। मान लो कोई बॉडी है जो कि एनर्जी एमिट करती है, Q इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज टू 4 इंटू एरिया इंटू टाइम टी। ठीक है, और यहाँ पे लगा दो एक टर्म ई। ठीक है, यहाँ पर ई क्या हो गया? ई हमारा हो गया एमिसिविटी। ई हमारा क्या हो गया? एमिसिविटी। एक काम करना ना तुम लोग, अगर मैंने कहीं पर भी सिंबल स्मॉल ही लिखा दिया ना एमिशन पावर के लिए, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर देना। ऐसे मैंने कहीं यूज नहीं किया स्मॉल ही, मैंने एमिशन के लिए हर जगह कैपिटल ई ही यूज किया। ठीक है, ये घबराने वाली बात नहीं है। याद रखना, एमिश कैपिटल ई किसके लिए होता है? एमिसिव पावर के लिए होता है, 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड में। ठीक है, और जो स्मॉल ई होता है ना वो एमिसिविटी के लिए होता है। कंफ्यूज मत करना, ठीक है। एमिसिव पावर 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड में, एमिसिविटी मतलब ब्लैक बॉडी ने अगर किया 100, ठीक है, जूल, और दूसरे बॉडी ने किया अगर 80 जूल, ठीक है, दूसरे बॉडी ने, तो उसके लिए एमिसिविटी क्या हो जाएगी? 0.8 हो जाएगी। तो नेट पावर रेडिएटेड क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू ई सिग्मा टी रेज टू 4 ए इंटू टी। तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये इतना एमिट करेगा, ये इतना एमिट करेगा। पावर क्या हो जाएगा? ई सिग्मा टी रेज टू 4 इंटू ए। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है एनर्जी एमिटेड का, याद रखना। इसको हम लोग और नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, एकदम फंडामेंटल में आ गई है। ए से एरिया, टी से टाइम, ये था कैपिटल ई, इसको मैंने लिख दिया सिग्मा टी रेज टू 4। अगर हमने यहाँ से हमने जो पहले पढ़ा था वो इतना पढ़ा था, ये ब्लैक बॉडी के लिए था। अगर कोई दूसरा बॉडी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ई लगा देते, जो कि ई क्या हो जाएगा? उसका एमिसिविटी हो जाएगा। तो पावर एमिटेड क्या हो जाएगा? Q बाई टी, दैट इज ई सिग्मा टी रेज टू 4 इंटू ए। ये पावर एमिटेड हो जाएगा। ठीक है, पावर एब्जॉर्ब्ड, पावर एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा? ई सिग्मा टी रेज टू 4 इंटू। ठीक है, तो इसको मैं ले सकता हूँ P1, इसको मैं ले सकता हूँ P2। यहाँ टी नॉट क्या है? टी नॉट है सराउंडिंग टेम्परेचर। मान लो कि अगर एक बॉडी है जो कि जिसकी आजू बाजू जैसे कि मान लो एक आयरन का बॉल है 100 डिग्री सेल्सियस, कितना एमिट करेगा वो? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई सिग्मा टी, टी को टेम्परेचर को केल्विन में लेना, ठीक है, हमेशा इंटू एरिया। अब रूम का टेम्परेचर मान लो अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो रूम से वो क्या एनर्जी लेगा अंदर में? ठीक है, तो कितनी एनर्जी लेगा? ई सिग्मा टी नॉट रेज टू 4 इंटू ए। ठीक है, इतनी एनर्जी लेगा अंदर में वो। ओके, अगर हम यहाँ बात करें तो नेट एनर्जी वो कितनी रेडिएट करेगा? अगर वो गर्म बॉडी है तो नेट रेडिएटेड क्या हो जाएगा, या नेट पावर रेडिएटेड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ई सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। ये हमारा जाएगा पावर, नेट पावर रेडिएटेड।
यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि बॉडी गर्म है तो टी बड़ा होगा, ठीक है? इसलिए मानना चाहिए। अगर उल्टा होता, टी नॉट बड़ा होता, टी छोटा होता तो नेट पावर वो गेन करता। तो मैं यहाँ पे टी नॉट पहले लिखता, टी बाद में लिखता, ठीक है? तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। क्लियर? तो तुमको समझ में आ गया, ठीक है? क्या-क्या चीज़ हमने सीखी इसमें? आज हमने ग्राफ सीखा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का, लैम्ब्डा का। हमने देखा कि कोई ऐसा वेवलेंथ होता है जिसके लिए जो एनर्जी एमिटेड होती है, ठीक है? इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट सेकंड, कोई ऐसी वेवलेंथ होती है जिसके लिए सबसे ज़्यादा होती है। उसके लिए हम बोलेंगे कि ई लैम्ब्डा कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है? हम देखते थे कि जैसे-जैसे वो हम आगे शिफ्ट करते चले जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, वेवलेंथ ज़्यादा मिलती है और टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो जिसके लिए हमको एमिसिव पावर ज़्यादा होती है, ठीक है? वो वेवलेंथ किसके लिए होती है? छोटी वेवलेंथ के लिए होती है, ठीक है? तो वो शिफ्ट करे टुवर्ड्स स्मॉलर वेवलेंथ जो कि हमने देखा भी था अभी, ठीक है? दैट ई लैम्ब्डा शिफ्ट टुवर्ड्स ई लैम्ब्डा फॉर द मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है? शिफ्ट टुवर्ड द स्मॉलर वेवलेंथ, ठीक है? ऐसा हमने देखा था अभी। फिर हमने देखा था कि जो व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? फिर हमने देखा आज कि ये स्टीफन्स लॉ क्या होता है? ठीक है? स्टीफन्स लॉ के बाद हमने देखा था पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है? हमने देखा कि जो एमिसिव पावर होती है और जो इंटेंसिटी होती है, एक ही बात होती है, ठीक है? तो ये सब अच्छे से घर पे रिवाइज़ कर लेना। गुड बाय देन, एन्जॉय।